ईरान और इजराइल की जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को लपेटे में ले रही है, क्योंकि अमेरिका का जंग में कूदना ईरान को आग बबूला कर गया है। ईरान पूरी आक्रामकता से इजराइल पर भीषण बमबारी लगातार कर रहा है, तो ट्रंप को धमका भी रहा है कि अब अगला नंबर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकाने पर होगा। तेल अवीव और हाइफा को खंडर में तब्दील कर रहा है और साथ ही बदले में इजराइल भी अटैक पर अटैक कर रहा है। दूसरी ओर ईरान के प्रॉक्सीज भी अब हुंकार भर रहे हैं, जिससे मिडल ईस्ट में तबाही के आसार दिख रहे हैं। जिस तरह से हूती, हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल और अमेरिका को धमकाया है, उससे जंग रुकने के बजाय और बढ़ेगी, जिससे मिडल ईस्ट में जंग भयंकर होगी और दुनिया दो खेमों में धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल अभी सिर्फ निंदा आलोचना का दौर चल रहा है। बमबारी के साथ निंदा आलोचना का दौर चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर खेमे अलग अलग होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में धीरे धीरे करके मिडल ईस्ट दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। तो क्या अब ये वही वक्त है जब मिडल ईस्ट दो हिस्सों में बंट जाएगा? क्या ये वही वक्त आ चुका है जब यहाँ पर विश्व युद्ध 3 की तरफ आगे बढ़ेगी दुनिया? क्योंकि फिलहाल मिडल ईस्ट में लगे आग को बुझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये आग और भी ज्यादा भड़कती जा रही है, क्योंकि अमेरिका भी अब जंग में कूद पड़ा है। इसलिए ईरान दूसरी तरफ बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में धमकियां भी दे रहा है, चेतावनियां दे रहा है और इसी के साथ अटैक भी कर रहा है। ईरान के पीछे कौन सी बड़ी ताकतें हैं जिसके चलते वो अमेरिका, जो कि पूरी तरीके से आधुनिक देश है, जिसके पास हथियारों का एक बड़ा जखीरा है, उसके समक्ष चेतावनी देने के लिए खड़ा है और साथ ही यहाँ पर अटैक को लेकर बार बार धमकियां दी जा रही हैं। अब यूएनएससी की बैठक में ईरान की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका पर अटैक कब होगा, किस वक्त होगा, किस जगह होगा, ये सेना तय करेगी। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी कह रहा है कि अगर अटैक ईरान की तरफ से किया जाता है तो परिणाम विनाशकारी होंगे। यानी कि अगर ईरान अटैक कर देता है अमेरिका पर, तो उसके बाद ये आग इतनी ज्यादा भड़क जाएगी जिस पर काबू पाना बेहद ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हालात तो अब भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो ईरान का इजराइल से बदला लगातार देखा जा रहा है, कैसे हमले कर रहा है, कहां पर हमले कर रहा है, ये आपको बताते हैं। 20वें चरण का अटैक है ये, और साथ ही बेन गुरियान एयरपोर्ट पर अटैक किया गया। 40 मिसाइलों से अटैक किया गया। बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर को ध्वस्त किया गया। पहली बार खैबर का इस्तेमाल किया गया है ईरान की तरफ से। कमांड और कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको भी चपेट में लिया गया है। ईरान जिस तरीके से इजराइल पर अटैक कर रहा है, अब ये तमाम वो बड़े ठिकाने थे जिन पर निशाना साधा गया है ईरान की तरफ से। और ऐसे में इजराइल भी जो है एक के बाद एक बड़े अटैक जो ईरान पर कर रहा है, वो बिल्कुल इसी दिशा में हो रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर इनके लॉन्चिंग साइट, यानी कि यहाँ जो चीजों की तैनाती की जाती है, जिस तरीके से इनकी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, तो मिसाइल लॉन्चिंग पैड जो हैं उनको ध्वस्त करने की दिशा में लगातार इजराइल भी काम कर रहा है। अब चलिए इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी भी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। मिडल ईस्ट की आग इस कदर भड़की हुई है कि अब ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि शायद अब ये वही वक्त आ चला है जब मिडल ईस्ट दो भागों में बंटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जंग तेज हो चुकी है। अमेरिका बीच में कूद चला है। अगर ईरान अमेरिका पर अटैक करता है तो उसके बाद विनाशकारी परिणाम भुगतने के लिए ईरान को तैयार रहना होगा, ये एक अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। तो सबसे पहले त्यागी सर, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या वाकई में मिडल ईस्ट दो हिस्सों में बंटता नजर आएगा क्या? देखिए मैम, मिडिल ईस्ट में जो ईरान है, इसने कहा तो है कि मैं अमेरिका के ऊपर अटैक करूंगा और कब करूंगा, कैसे करूंगा, बताऊंगा। उसके सामने दो ही रास्ते अवेलेबल हैं। एक रास्ता तो ये है, और जो बड़ा खतरनाक रास्ता है, कि वो अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक करे। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में करीब 18 बेसिस हैं, और ज्यादातर बेसिस ऐसे हैं जो ईरान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज में है, यानी कि 1000 से 1100-1200 किलोमीटर टाइप। लेकिन इसमें द थिंग विच एड्स इंसल्ट टू द इंजरी इज दिस, कि ईरान कह रहा है कि मैं न केवल अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर अटैक करूंगा, बल्कि जिस देश में वो मिलिट्री बेस है
उस देश के तेल और गैस के स्रोतों पर भी अटैक करूंगा। इस बात के लिए कि उस कंट्री ने अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत क्यों दी। यानी कि ये एक्शन ऐसा लगता है कि जो पूरे मिडिल ईस्ट को और उसके बाद में पूरी दुनिया को इस बार में खींच सकता है। हालांकि ये अनलाइकली है। कारण ये है कि इराक के पास, ईरान के पास डिफेंसिव कैपेबिलिटीज करीब करीब खत्म हो चुकी हैं। उसने पहले तो अच्छे वाले सिस्टम जो रशिया उन्हें दे भी रहा था S-400 वो लिए नहीं, S-300 लिए। और ये S-300 में भी जो उसकी बैटरी थी वो चाइना से मंगाई, और जो उसके स्पेयर पार्ट से वो लोकली प्रोक्योर किए। यानी कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेट नहीं हो सके जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। नहीं हो सके तो वो नष्ट कर दिए गए। नष्ट कर दिए गए तो अब आज की तारीख में ईरान का जो टोटल एयर स्पेस है वो 100% इजराइल के कंट्रोल में है। यानी कि इजराइल जहां चाहे, जिस जगह चाहे, जिस समय चाहे, ठीक है। वहां ईरान तो के त्यागी ऊपर सर, आप कह रहे हैं कि ईरान कुछ भी नहीं कर पाएगा, केवल धमकियां ही वो दे पा रहा है, क्योंकि पूरी बिल्कुल तरीके बिल्कुल से बिल्कुल जी बिल्कुल पूरी तरीके से जो है काबू किया हुआ है इजराइल ने, और ऐसे में वो क्षमता उसके पास बची ही नहीं है कि वो अमेरिका पर अटैक कर सके। सिर्फ ये खाली धमकियां आपको नजर आ रही हैं। संजीत सरोही सर, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? त्यागी सर को आप सुन रहे थे, क्या आपको नजर आ रहा है इस वक्त? पिंकी जी, त्यागी साहब जो कह रहे हैं मैं उनकी बात से ज्यादा थोड़ा बहुत सहमत हूँ, ज्यादा सहमत नहीं हूँ। वो इस वजह से है कि जब इसराइल ने 13 जून को अटैक किया ईरान के ऊपर, तब भी लोगों को यही गलतफहमी थी कि ईरान सिर्फ धमकी देता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे दिमाग में भी यही था कि ईरान सिर्फ धमकी देगा, कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि पिछले 1 साल से धमकियां ही चल रही थी, कुछ कर नहीं पाया था। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने इसराइल का बदला लिया, जिस तरीके से ईरान ने इसराइल के ऊपर वार किया, हमला किया, आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि अगर इसराइल में एक आदमी मरता है तो आप उसकी परसेंटेज देखिए, वो 90 लाख से ज्यादा उनकी आबादी नहीं है, और ईरान की आबादी उससे ज्यादा है। तो इसराइल का थोड़ा नुकसान भी एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन में देखा जाए, परसेंटेज में देखा है तो बहुत बड़ा नुकसान है। जिस देश में हमेशा जो है आसपास के देशों के ऊपर हमला किया और उनको बर्बाद किया, उस देश में अगर आज 6,000 7,000 लोग बेघर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसराइल के ऊपर ये कितना बड़ा जो है धमाका किया ईरान ने। अब सवाल इस चीज का आता है कि अमेरिका के बाद ईरान के क्या ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन जो त्यागी साहब बता रहे थे कि वो जो उसके जो बेसिस हैं, मिलिट्री बेसिस हैं ईरान के आसपास अमेरिका के, उन बेसिस के ऊपर हमला करे, वो एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो हमला करने से ईरान जो है और ज्यादा अमेरिका की हिट लिस्ट पे आ जाएगा। तो वो ईरान उसको सोच समझ के हमला करेगा। कल जो है ईरान के जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है रशिया में गए हैं सलाह करने के लिए। उसके बाद रशिया के जो पूर्व प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट रह चुके, उन्होंने ये कहा है कि कई देश जो है ईरान की न्यूक्लियर वेपन से भी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये कि ईरान अभी अकेला नहीं पड़ा है। और जब रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री या उनके पूर्व प्रेसिडेंट ये बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां जाके बातचीत करी है, तो कोई ना कोई बातचीत ऐसी निकली है कि ठीक है, अमेरिका इजराइल न्यूक्लियर के वेपन, जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो उनकी न्यूक्लियर साइट से उनको बर्बाद कर रहे हैं, क्या कोई देश ऐसा है जो कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब ही दे दे ताकि ये पंगा ही खत्म हो जाए जिससे अमेरिका जो बर्बाद कर रहा है। उसमें भी 3-4 ऑप्शंस आप देखेंगे। रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन है, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, और रशिया ने बेलारूस को अपने वेपन दिए हुए। तो ये 4 देश ऐसे हैं कि, और जब ये स्टेटमेंट आई तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कुछ ना कुछ इस बात में दम है। दूसरा ऑप्शन जो ईरान के पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होती है तो अमेरिका पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा चाइना पे, इंडिया पे, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इन पे फर्क पड़ेगा। तो उस केस में चाइना और मैदान में कूद जाएगा और
जो है अमेरिका को, चाइना को भी एंटेगनाइज करेगा। यानी कि बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अगर ये कदम उठाता है अमेरिका तो इसके बाद यहाँ पर चाइना जो है वो भी भड़क जाएगा और उसके बाद उस भड़कावे में ही वो कहीं ना कहीं ईरान की मदद करेगा।